हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग घर में इस प्रकार से बैटरी और इन्वर्टर लगा हुआ हो सकता है और आप लोग चाहते हैं कि लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी में आप लोग भी शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन है कि कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर ले। तो मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है, ये कभी भी 12 वोल्ट में नहीं आती है। वेरएज़ आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बाइक का बैटरी है, ये छोटा हो या बड़ा हो ये 12 वोल्ट में ही आती है। ये ना कम में आती है ना ज़्यादातर ये 12 वोल्ट में ही आती है। सिर्फ छोटे छोटे लाइट्स में सिर्फ 5 वोल्ट अराउंड का वो थोड़ा सा छोटा सा बैटरी लेड एसिड आता है, लेकिन जनरली 99% 12 वोल्ट में ही आती है। और ये जो बैटरी आप लोग देख रहे हैं लिथियम फेरोफॉस्फेट, ये 3.2 वोल्ट में आती है। तो इसको अगर हमें एक 12 वोल्ट के पैक में बनाना है तो इसको करना पड़ेगा कि हम लोगों को 1, 2, 3 और 4 ये 4 बैटरी को एक साथ लाकर एक BMS जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लगाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बैटरी पैक बनाते हैं और हमारे सिस्टम में लाते हैं। लेकिन अभी तक मिलने वाले अमेज़न और फ्लिपकार्ट में हम जो भी सोलर चार्ज कंट्रोलर देखते हैं उसमें ये लेड एसिड बैटरी के लिए ही बनी है ऐसा बोलते हैं, लिथियम के लिए नहीं ये बोलते हैं। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम लेड एसिड बैटरी का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसको क्या हम लोग हमारे लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी के साथ में चला सकते हैं या नहीं, इसका हम लोग आज थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 14.4 वोल्ट की दरकार होती है, वेरेज आप लोग लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी को चार्ज करने के लिए 14.6 वोल्ट की दरकार होती है। तो इसमें 2 पॉइंट का डिफरेंट होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप लगा लेते हैं, तो इससे फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि आपका लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी 100% स्टेट ऑफ चार्ज में नहीं पहुंच पाएगी। ये अराउंड 90-92 ऐसे इसी परसेंटेज पे रह जाएगी। और इस सोलर चार्ज कंट्रोलर जो इसका लो कट ऑफ वोल्टेज है ये 11.3 वोल्ट में कट कर देती है। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी जो है उसको 10 वोल्ट तक भी आप लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपके बैटरी में से 20% रहते हुए इसको कट ऑफ कर देगी, जो कि लॉन्ग रन में बहुत अच्छी बात है आपके बैटरी के साइकिल लाइफ के लिए। एक बार हम लोग इस चार्ट में देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज ऑफ यूजेस यहाँ पर बढ़ाते हैं तो हमारा साइकिल लाइफ कम हो जाता है, और जैसे ही हम लोग ज़्यादा कम यूज़ करते हैं तो आपका बैटरी का लाइफ और भी बढ़ के जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग अपने बैटरी को अगर 60% में यूज़ करें तो आपको 8000 के करीब साइकिल लाइफ मिलेगा, जो कि आपको अराउंड 20 सालों तक भी ये बैटरी कुछ नहीं होने वाली है। तो अभी एक बार हम लोग इस चार्जिंग कर्व जो मैंने इस ग्राफ के द्वारा आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है उसको भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए ये 2 ही मेथड जो है अभी तक चलती है। तो उसमें बात ये है कि जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं तो पहला भाग कहलाता है बल्क और दूसरा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। इसके बाद ट्रिकल चार्जिंग में चला जाता है। वेरेज लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी को चार्ज करने के लिए कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज की दरकार है। तो दोनों ही फेज़ में, दोनों ही चीज़ों में हो क्या रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो बल्क है, जिस समय बल्क में चार्ज हो रही होती है तो उस समय देखते हैं कि बैटरी अगर पूरी तरह से खाली है तो उसका वोल्टेज अगर यहाँ पर 12.8 है तो इसको क्या करते हैं कि एक सर्टेन वोल्टेज दे के इसको बढ़ाते हैं। और इस फेज़ में यहाँ से यहाँ तक में ये कांस्टेंट करंट या बल्क जो कहलाती है, इस समय एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पर हम लोग करंट को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि बैटरी खाली है और हमारा मेन मोटिव है कि इसको भरना। तो चार्जर इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कांस्टेंट करंट में देता है, क्योंकि ये बैटरी को अच्छी तरह से चार्ज करने के लिए उस समय करंट को जो इसमें जा रही है, जो चार्ज इसके अंदर जा रही है, इस पर फोकस करता है। और इस समय देखते हैं कि
जो वोल्टेज का कर्व है ये 12.8 से या कहीं 12 से शुरू हुई है, तो यहाँ से शुरू हो के ये स्लोली धीरे 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 इसका जो कर्व है ये ऊपर बढ़ता है। और इस प्रकार से जब ये ऊपर जाकर जब 14.4 का जो थ्रेशोल्ड है वहाँ पर टच करती है, तो इस समय देख सकते हैं कि जो करंट जो है जो जाना था यहाँ पर वो अराउंड 80% तक यहाँ पर चार्ज हो जाती है। लेकिन हमारे केस में अगर हम लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी को लीड एसिड बैटरी के चार्जर से चार्ज करेंगे तो यहाँ पर होगा कि ये इसको चाहिए 14.6 वोल्ट, लेकिन 14.4 होगा। तो इस समय तक हमारा बैटरी अराउंड 60 टू 65 रफली 70% तक यहाँ पर चार्ज हो जाएगी। और इसके बाद देखते हैं कि दूसरा मोड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि बैटरी के वोल्टेज को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी को आगे भी चार्ज करना है तो उसी वोल्टेज में इसको रखना है। नहीं तो अगर बैटरी का वोल्टेज अगर 14.4 है और सोलर चार्ज कंट्रोलर या कंट्रोलर चार्जर से अगर 14 वोल्ट आ रही है तो होगा क्या कि ये बैटरी और चार्ज नहीं लेगी। तो इस जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बैटरी का चार्ज करने का जो पोर्शन है, भाग है, उसको कंप्लीट कराने के लिए उस समय आपको चाहिए कि कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए 14.4 और लिथियम फेरोफॉस्फेट के लिए 14.6। तो यहाँ पर आते आते जब देखते हैं कि ये जब 80% हिट हो जाता है लेड एसिड बैटरी के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि बैटरी में जाने वाली करंट जो एम्पियर हम लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा कम होने लगता है। और ये होते 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 ये थोड़ा इसके लिए भी समय लगता है। और इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर ये बैटरी उसके बाद कुछ भी चार्ज कंट्रोलर से लेना बंद कर देती है। इस समय हमें पता चल जाता है कि ये बैटरी हमारा फुल्ली चार्ज है। तो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज में भी यही चीज़ होती है, इसमें कोई उतना फ़र्क नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज का क्या होगा अगर हम लेड एसिड बैटरी के चार्जर से हम हमारे बैटरी को चार्ज करेंगे। तो बेसिकली जब इसके कार्य प्रणाली को हम देखते हैं तो दोनों में ही सिमिलैरिटीज़ है और ये इसी प्रकार से इसको भी चार्ज कर सकती है। लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी को भी ये चार्ज कर सकती है। तो आप लोग खुल के इसका प्रयोग करें। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अच्छा सोलर चार्ज कंट्रोलर जैसे स्मार्टन हुआ, आशा पावर, ये आप लोग यूज़ कीजिए, क्योंकि एक जो चार्ज कंट्रोलर है इसके अंदर में सिर्फ चार्जिंग सर्किटरी नहीं लेकिन फीडबैक सर्किटरी भी होना चाहिए। क्योंकि फीडबैक सर्किट क्या करेगा कि वो कंस्टेंटली वोल्टेज और करंट जो बैटरी के अंदर जा रही है उसको मॉनिटर करेगी। और जब इसको पता चल जाएगा कि बैटरी में और चार्जिंग नहीं जा रही है, मतलब करंट नहीं जा रही है, तो खुद ब खुद उसको बंद कर देगी। इसलिए एक फीडबैक सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मेरे पास एक चार्जर है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरा DIY बैटरी चार्जर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस साइड में मैंने ये प्लग लगाया है जो कि AC 220 वोल्ट के उसमें जाएगा, प्लग में जाएगा। और इधर से मैंने इसको निकाला है। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आया है। और ये देख रहे हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ से ब्रिज रेक्टिफाई होके इस कैपेसिटर में जमा होती है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ से निकल के बैटरी में जाती है जो कि बैटरी को चार्ज करेगी। लेकिन मैंने आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस सर्किटरी में ये सिर्फ चार्जिंग देती है। इसको पता नहीं है कि ये फीडबैक नहीं ले रही है कि बैटरी से कि ये कितना चार्ज हुआ और कितना चार्ज नहीं हुआ, पता नहीं इसको, ये अंधा है। और इसमें जैसे ही करंट आता है यहाँ से मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो ये सीधा इसको यहाँ से निकाल देगा। और इससे बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरे बैटरी पैक में सिर्फ ये मेरा बैटरी ये जो है ये BMS ही है। तो इस प्रकार से कोई भी चार्जर आप लोग ज़्यादा यूज़ ना करें। तो गाइज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आप लोग किसी भी लेड एसिड बैटरी का सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि अच्छा हो और वेल नोन कंपनी का हो, आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
और उससे आप लोग अपना बैटरी लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी को आप लोग चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये 3.2 वोल्ट में आती है और ये पैक में कभी नहीं आती है जैसे इस प्रकार से। तो लेड एसिड बैटरी के चार्जर से भी आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बैटरी को हायर थ्रेशोल्ड को टच नहीं कर पा रही है। जैसे इसको चाहिए 13.6 और 14.6 और इसको चाहिए 14.4, तो ये किसी भी सेंस में इससे ज़्यादा तो नहीं जा रही है, तो अंडर में ही रहेगी। और जो ये चार्ज कंट्रोलर है ये इसको जल्दी से मतलब 20% रहते हुए भी इसको डिस्कनेक्ट कर देगी। इससे एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको इस बैटरी से पूरा जितना भी चार्जिंग है आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन देख सकते हैं कि जिस प्रकार से DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आप जितना कम करेंगे, अगर 100 एम्पियर के बैटरी से अगर आप 10% ही यूज़ करते हैं तो आपका ये तो बहुत बार चल जाएगा। मतलब जैसा क्लेम किया गया है, अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन जैसा कि क्लेम है उसमें दिखाया गया कि ये तो 1 लाख से भी ज़्यादा बार साइकिल लाइफ हो जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिकली वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 100 एम्पियर का बैटरी खरीद के उससे 10 एम्पियर यूज़ करेंगे, ये तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी अच्छे कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर आप यूज़ कीजिए, MPPT1 कीजिए, जिससे आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट मिले और मैक्सिमम पावर आपके PV रे से आपको मिले, तो इससे आपके सिस्टम को रन करने में अच्छा होगा। और लेकिन आप लोग इतना याद रखिए कि आपके बैटरी को आप अगर 80% से भी थोड़ा कम या 60% में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे फ़ायदा होगा आपको कि ये आपको कम से कम भी 20 साल तो मिनिमम आपको उससे चेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार ही का पैसा खर्चा होगा आपका, और एक बार का एक्सपेंडिचर में आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लंबे समय के लिए आपको उससे आपको लाभ मिलता रहेगा। तो आप लोगों को मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग था, मैंने जितना समझता हूँ मैं करके बताया है। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने ये 2-3 साल में जो सोलर पैनल और सोलर से मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।